अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? अच्छा, आज हमारा चैप्टर नंबर 3 का जो टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो हम देखेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और इसका ट्रेंड क्या है और डेफिनेशन और एग्जांपल वगैरह। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। क्या मतलब कि एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के सबसे बाहर वाले शेल में जो सबसे लूजली इलेक्ट्रॉन बाउंड हुआ है ना, उस इलेक्ट्रॉन को उस शेल से निकालने के लिए हमें जितनी एनर्जी चाहिए ना, उस एनर्जी को बेटा हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आइसोलेटेड गैसियस एटम क्या है। तो बेटा, आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब ये है, मैं सिंपली आपको पहले बताता हूँ गैसियस की क्यों बात की, कि लिक्विड्स और सॉलिड्स के एटम आपस में बड़ी अट्रैक्शन होती है, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है, वो जुड़े होते हैं। तो हमने अगर एक एटम को सेपरेट करना है तो मोस्टली ये पॉसिबिलिटी हमें इजीली मिलती है गैसेस में, क्योंकि गैसेस के एटम्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लिक्विड्स और सॉलिड्स के मुकाबले में कम होती है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि जो थोड़ी बहुत उनमें फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, हम प्रेशर कम करेंगे तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तकरीबन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो आइसोलेटेड का मतलब है कि स्टेबल फॉर्म में है। जो आप एटम ले रहे हो वो ग्राउंड स्टेट में है, वो स्टेबल फॉर्म में है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ज़रा कम एनर्जी रिक्वायर होती है ताकि आप उसको उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल सको। तो उस गैशियस एटम को जो स्टेबल फॉर्म में आइसोलेटेड फॉर्म में है, उसके सबसे बाहर वाले शेल में से, उसकी सबसे बाहर वाली जेब में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी आपको चाहिए ना, उस एनर्जी को आप बोलते हो आयोनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल मैंने सोडियम की दिया है कि सोडियम के आटोमर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता है। तो उस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए होती है? +496 किलो जूल पर मोल। प्लस का मतलब है क्या, आप एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी आपको चाहिए ना, आपको एनर्जी चाहिए का मतलब ये है कि वो एनर्जी आपने एटम को देनी है, तो वो एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, वो इलेक्ट्रॉन के पास जाएगी, फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इस वक्त एनर्जी रिक्वायर है, प्लस में है कि आपको भी और चाहिए, तो प्लस का साइन यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये थी इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल। अब देखो बेटा, अगर वैलेंस शेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो आप एनर्जी दोगे, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, कहानी ख़त्म, वो होगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, लेकिन अगर वैलेंस शेल में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो आप कैसे निकालोगे उनको? एक एक करके। ठीक है, किसी की जेब में अगर 3 सिक्के हैं तो एक बार हाथ मार के 3 सिक्के नहीं निकालोगे, पहले एक बार एक सिक्का, फिर दूसरा सिक्का, फिर तीसरा सिक्का। इन द सेम वे कि एटम के वैलेंस शेल में से एक एक करके आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे। ठीक है, तो जो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी यूज़ हुई वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर दूसरी के लिए जो दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यूज़ हुई वो सेकंड, और फिर थर्ड। ठीक है, तो ये जो ग्रुप 2 और 3 के एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल होते हैं ना, इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स एक से ज़्यादा होते हैं, तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी फर्स्ट सेकंड थर्ड होगी और इनको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। ठीक है, यानी कि सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती हैं वो फर्स्ट वाली से ज़्यादा होती हैं, क्योंकि फ़र्स्ट वाली में तो एटम स्टेबल था, लेकिन जब आपने एक बार इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो वो स्टेबल नहीं रहा, वो आयन में कन्वर्ट हो गया। तो अब सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी जो होंगी वो क्या होती हैं? ज़्यादा, क्योंकि अब आप एक स्टेबल एटम में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल रहे हो, आप एक आयोनाइज एटम में से इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हो। तो ये जो थी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, एंड ऑनवर्ड्स। अब इनके ट्रेंड देख लेते हैं कि इनके ट्रेंड क्या हैं। तो ट्रेंड हमेशा हमें पता है, हम पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स में ट्रेंड्स देखते हैं और ग्रुप्स में ट्रेंड देखते हैं। तो पीरियड्स में ट्रेंड क्या है कि बेटा, जब आप लेफ़्ट से राइट मूव करते हो किसी पीरियड में तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है। उसकी रीज़न क्या है कि देखो, जब आप लेफ़्ट से राइट मूव करते हो ना, तो एटम का साइज़ कम होता है। ठीक है, जब एटम का साइज़ कम होता है तो जो न्यूक्लियस का होल्ड है ना, वो वैलेंस शेल पे इंक्रीज़ होता रहता है, यानी कि वो बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन को और मजबूती से जकड़ लेता है। जब वो उनको और मजबूती से जकड़ लेता है तो उनको बाहर निकालने के लिए आपको और ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर है, तो इससे आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, एटम का साइज़ क्यों रिड्यूस होता है ये हम लास्ट टाइम पढ़ भी चुके हैं। अगर आपको रिकॉल करवा दूँ कि जब हम लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं तो क्या होता है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है, यानी कि नंबर ऑफ़
प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं। तो न्यूक्लियस का होल्ड आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे और बढ़ता जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन एटम का साइज है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, ग्रुप्स में ट्रेंड क्या है बेटा, जब आप किसी ग्रुप में अप से डाउन मूव करते हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। क्यों? कि जब आप अप से डाउन मूव करते हो ना तो नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होते हैं। ठीक है, जब नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन जो था उसके और न्यूक्लियस के दरमियान में 2-3 और शेल्स आ गए, तो ऑटोमेटिकली न्यूक्लियस की जो उस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो कम हो जाएगी। जैसे फ़र्ज़ करो कि आप टीवी देख रहे हो और टीवी और आपके दरमियान में 2-3 पर्दे मैं ऐड कर दूँ, तो अब जो टीवी पे आपका फोकस था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि टीवी आपको प्रॉपर्ली उस तरह आप सही नहीं नज़र आ रहा होगा। तो फ़र्ज़ करो कि वो जो टीवी था ना वो इलेक्ट्रॉन था और जो दरमियान में पर्दे ऐड हो रहे हैं वो शेल्स थे। तो क्या हो गया, और आप न्यूक्लियस हो तो आपकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टीवी पे क्या होगी, कम होगी। इन द सेम वे न्यूक्लियस की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना उस इलेक्ट्रॉन पे, वो क्या हो जाती है, कम। अब जब कम हो जाती है तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा आसान हो जाता है। जब आप पर्दे आ गए तो टीवी पीछे दूसरी साइड से बंद करना बड़ा आसान होगा, टीवी उठा के लेके जाना बड़ा आसान होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरह से जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो बेटा एक अगर आप अपनी बुक का पेज नंबर 53 ओपन करो, मैं वैसे ही बताता हूँ कि पीरियड में ना लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी है 520, फिर आगे चलते जाओ तो कार्बन की 1086, नाइट्रोजन की 1402, मतलब कि आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। लेकिन जब हम नाइट्रोजन से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हमारे पास आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की है 1314 और उससे पीछे नाइट्रोजन की 1402। तो हमने तो कहा था पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी लेफ़्ट से राइट ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे एकदम से ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होने की बजाय कम क्यों हो गई है। नेक्स्ट आप लोगों ने मुझे इसका आंसर ढूंढ के या सर्च करके या सोच के मुझे या कमेंट्स में या सर कामिल को व्हाट्सएप पे सेंड कर दो पिक्चर या कुछ भी। तो नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप लोगों ने मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा क्या था। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।